जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के इतिहास के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में 1789 की क्रांति किससे संबंधित थी? तो फ्रांस की 1789 में जो क्रांति हुई थी वो थी राजशाही के खिलाफ, राजशाही को ख़त्म करने के लिए, यानी कि राजनीतिक परिवर्तन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो नेपोलियन बोनापार्ट याद रखिएगा फ्रांस का शासक था। नेपोलियन ने सिविल कोड कब लागू की थी? तो 1804 में नेपोलियन ने सिविल कोड लागू की थी। अगला प्रश्न है आज का, इटली के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था? इटली के एकीकरण में मैजिनी, काबूर और गैरिबाल्डी तीनों का प्रमुख योगदान था। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, लेकिन फिर भी इनमें अगर ऑप्शन डी ऑप्शन नहीं रहता है तो आपको मैजिनी मानना है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या मानेंगे? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जर्मनी के एकीकरण जो था उसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1861 में इटली का एकीकरण हुआ। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? धार्मिक एकता, आर्थिक समानता, राष्ट्रीय भावना। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्रीय भावना, देश के लिए प्यार, देश के लिए प्रेम, देश के लिए चेतना। 10वां प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्र आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो ये तुर्की के विरुद्ध था। 1848 की क्रांति किस महाद्वीप से जुड़ी है? तो ये यूरोप महाद्वीप से जुड़ी हुई है। राष्ट्रवाद का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? तो राष्ट्रवाद का विकास भी यूरोप में ही सबसे पहले हुआ। रोमांटिकवाद किससे जुड़ा हुआ है? तो रोमांटिकवाद कला व संस्कृति के लिए किया गया एक आंदोलन था, तो कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इटली को पहले क्या कहा जाता था? तो इटली को राज्यों का समूह कहा जाता था। इटली एकीकरण से पहले विभिन्न राज्यों में बटे हुए थे। जर्मनी की संसद कहाँ बुलाई गई थी? तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट एक जगह है जहाँ जर्मनी के संसद भवन थी, तो इसी जगह में ही संसद बुलाई गई थी। जर्मनी के एकीकरण में किस युद्ध की भूमिका थी? तो फ्रांस और पर्सा युद्ध की भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राज्य। राष्ट्रीय राज्य का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय राज्य का अर्थ होता है धार्मिक राज्य, नहीं हो सकता बिल्कुल। जातीय राज्य और उपनिवेश, ये तीनों भी नहीं। एकीकृत राजनीतिक राज्य। राष्ट्र राज्य मतलब होता है नेशन स्टेट, एक ऐसा देश, एक ऐसा स्टेट जिसमें सभी प्रकार के लोग एक ही सरकार के अधीन रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो 1815 को नेपोलियन का पतन हो गया था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसी साल 1815 को ही वियना सम्मेलन हुआ था नेपोलियन के मतलब युद्ध शांति के लिए। वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो वियना सम्मेलन का उद्देश्य था शांति व्यवस्था। लिबरलवाद किससे संबंधित है? तो लिबरलवाद स्वतंत्रता से संबंधित है। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद किस वर्ग से जुड़ा था? 19वीं सदी में राष्ट्रवाद मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ था, जिसमें छोटे व्यापारी, किसान, माफ़ कीजिएगा, शिक्षक, चिकित्सक, इस तरह के लोग आते थे, प्रोफेशन वाले लोग। इटली की राजधानी कौन सी है? तो इटली की राजधानी रोम है। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक क्या माना जाता है? ध्वज, भाषा, सेना, राजा? नहीं, एक राज्य में एक राजा को सभी लोग पसंद नहीं करते हैं। सेना नहीं हो सकती, भाषा भी नहीं, कई विभिन्न अलग अलग राज्य, एक राज्य में कई भाषाएं होती हैं। तो सही जवाब आपका होना चाहिए ऑप्शन ए। राष्ट्रवाद का प्रतीक यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ध्वज होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसके कारण हुआ था? तो याद रखिएगा अंग्रेजी जो शासन था, ब्रिटिश हुकूमत, इसी के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने? नहीं, ए.ओ. ह्यूम ने। जी, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? याद रखिएगा 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, बंगाल विभाजन से। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन से ही से जुड़ा हुआ है। गांधी जी भारत कब लौटे थे?
तो याद रखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो अंग्रेजों ने किसानों पर 3 कठिया प्रणाली लागू कर दी थी, तो चंपारण सत्याग्रह किसानों से संबंधित थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था। नमक सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? भूमि कर कानून, बिल्कुल नमक कानून। सरकार ने नमक पर कानून लगा दिए थे कि नमक आम जन नहीं बना सकते हैं, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। देश के सभी बड़े नेता ने विरोध किया और साथ में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था नमक कानून को भंग करने के लिए। खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। एक जगह का नाम है जालियांवाला बाग, है ना, ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिए थे। भारत में राष्ट्रवाद को किसने मजबूत किया? ऑप्शन पढ़ते हैं, रेलवे, प्रेस, शिक्षा। बिल्कुल तीनों ने ही, सभी, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। राष्ट्रवाद को मजबूत करने में सभी का योगदान था, रेलवे का भी, प्रेस और शिक्षा का भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से शुरू की थी। यानी कि दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों का शुरुआत डेट 12 मार्च 1930 को ही है, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 को गांधी जी ने इरविन से समझौता यानी कि एक मीटिंग की थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1929 को। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी 26 जनवरी 1930 को। यहाँ ऑप्शन एक भी नहीं है, ऑप्शन आपका गलत है, आंसर आपका सही होगा 1930 को। रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी पूर्ण स्वराज की घोषणा। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? तो चौरी चौरा कांड 1922 में चौरी चौरा कांड होने के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। भारत में राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या बना? तो भारत में राष्ट्रवाद का प्रतीक, सब जगह राष्ट्रवाद का प्रतीक झंडा ही होता है, यानी कि तिरंगा बना। वंदे मातरम किसने लिखा? याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था? पिंकली वेंकैया। पिंकली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। आप उनका बताएंगे कि राष्ट्रीय ध्वज का रेशियो क्या होता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? ऑप्शन 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 अच्छा, यहाँ से है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? याद रखिएगा, अगर ऐसे देश करके आपको ऑप्शन दे, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, तो आप ऐसे ऑप्शन में इंग्लैंड को टिक करेंगे, लेकिन अगर महादेश ऑप्शन दे तो आप यूरोप को टिक करेंगे, है ना। यानी कि यहाँ ऑप्शन आपका इंग्लैंड होगा, सही ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिकीकरण का सीधा प्रभाव किस पर पड़ा? तो औद्योगिक का सीधा प्रभाव पड़ा आपकी जगह मजदूर पर। मजदूरों का शोषण काफ़ी ज़्यादा हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद। सेम क्वेश्चन है। कुटीर उद्योग किससे प्रभावित हुआ? तो कुटीर उद्योग मशीन उद्योग से, कृषि से, शिक्षा, सेना। नहीं, कुटीर उद्योग प्रभावित हुआ था मशीन उद्योग से। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में भारत किस रूप में बदला? तो ब्रिटिश शासन में भारत मात्र कच्चा माल उत्पादक देश के रूप में ही उभरा और कुछ नहीं था। रेलों का विकास किस उद्देश्य से हुआ? ऐसे तो रेल सेवा का विकास किया जाता है सेवा के लिए, लेकिन भारत में व्यापार के लिए अंग्रेजों ने रेल का विकास किया था। उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेवा था? बिल्कुल नहीं, शोषण था। उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य था शोषण। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। भारत में फैक्ट्री अधिनियम कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा सबसे पहले भारत में फैक्ट्री अधिनियम 1881 को लागू की गई थी, जिसमें कि मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ था। मजदूर आंदोलन किससे जुड़ा है? तो मजदूर आंदोलन किसान से, उद्योग से। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही जवाब होगा।
औद्योगिक शहरों का विकास किस कारण हुआ? तो उद्योगों के कारण औद्योगिक शहरों का विकास हुआ। ब्रिटिश शासन में भारत का मुख्य निर्यात क्या था? तैयार माल, कच्चा माल, मशीन, हथियार। बिल्कुल ऑप्शन भी आपका सही होगा, कच्चा माल, यानी कि कच्चा माल उत्पादक देश के रूप में भारत उस समय उभरा। औद्योगिक क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो औद्योगिक क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था मजदूरों पर। इनका काफ़ी ज़्यादा शोषण हुआ करता था और इसी से ही श्रम पद्धति की शुरुआत हुई थी। आगे आप पढ़ेंगे। कुटीर उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो कुटीर उद्योग का पतन का मुख्य कारण था मशीन निर्मित वस्तुएं। मशीन से निर्मित वस्तुएं होने के कारण लोगों के पास कई विकल्प हो गए, तो लोग हाथों से तैयार माल को, सामानों को इतना ज़्यादा उपयोग में नहीं लाते थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत को किस रूप में बदला गया था? तो कच्चे माल का स्रोत भारत था। रेल परिवहन का विकास मुख्यतः किस लिए किया गया था? तो जनसेवा भी नहीं, शिक्षा भी नहीं, मात्र व्यापार के लिए। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो याद रखिएगा 1853 को, मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने एक जगह का नाम है, मुंबई में ही है, महाराष्ट्र में। वहाँ तक चली थी मुंबई से थाने, जिसकी कुल दूरी थी 34 किलोमीटर। उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक शोषण। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। जो अंग्रेज था उनमें उन लोगों का भारत में उद्देश्य था कि आर्थिक शोषण करना है। प्रशासन सुधार बिल्कुल भी ये भी नहीं था। शिक्षा में सुधार भी नहीं करने का मकसद था उन लोगों का, और समाज सुधार भी नहीं था। फैक्ट्री अधिनियम 1881 किससे संबंधित था? तो ये पूरी तरह से मजदूरों से संबंधित था। औद्योगिक नगरों का विकास किस कारण हुआ? औद्योगिक नगरों का विकास होता कृषि विस्तार के लिए, रेल मार्ग के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए था। भारत में मजदूर आंदोलन का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो याद रखिएगा 19वीं सदी में मजदूर आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का आर्थिक उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का आर्थिक उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का उपयोग। बिल्कुल नहीं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, हाँ। ऑप्शन भी सही दिख रहा है, कृषि सुधार, भूमि सुधार। ऑप्शन भी आपका सही जवाब होगा। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना है, उनका उपयोग नहीं करना है। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या था? भूमंडलीकरण का अर्थ स्थानीय व्यापार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण, आर्थिक एकीकरण, कृषि विकास, राजनीति विकास। बिल्कुल नहीं। जहाँ भी भूमंडलीकरण वर्ड आपको देखेंगे वहाँ एक देश से बाहर वाली बात होगी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात होगी। ऑप्शन भी आपका सही होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल स्थानीय व्यापार नहीं, केवल एक देश में उत्पादन, कई देशों में उत्पादन। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहाँ सही जवाब होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी कई देशों में उत्पादन करती है, व्यापार करती है। भारत में उदारीकरण की नीति कब लागू हुई? तो भारत में याद रखिएगा 1991 में उदारीकरण की नीति, निजीकरण की नीति और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। निजीकरण का क्या अर्थ है? सरकारी नियंत्रण निजी क्षेत्र में सौंपना। बिल्कुल निजी क्षेत्र में सौंपना निजीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ? तो वैश्वीकरण से कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, बिल्कुल सेवा क्षेत्र सही जवाब होगा। सेवा क्षेत्र को सबसे अधिक वैश्वीकरण से लाभ हुआ। वैश्वीकरण से किस वर्ग को सबसे अधिक चुनौती मिली? बड़े उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपनी, छोटे किसान और कारीगर। ऑप्शन सी यहाँ आपका सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा, आर्थिक स्थिरता, सैन्य सहायता, संस्कृति। ऑप्शन भी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? विश्व बैंक का मुख्य कार्य युद्ध रोकना नहीं, ऋण देना, हाँ ये हो सकता है, शासन चलाना नहीं, व्यापार नियंत्रण। ऑप्शन भी आपका सही जवाब होगा। विश्व बैंक का कार्य है जो देश, जो राज्य, जो क्षेत्र आर्थिक मतलब उन्हें कोई किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो उन्हें ऋण देते हैं विश्व बैंक। WTO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। WTO की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उत्पादन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन कहाँ करती है? केवल अपने देश में, केवल विकसित देशों में, जरूरी नहीं है, कई देशों में, हाँ। ऑप्शन ये सही हो सकता है, केवल गरीब देशों में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। कई देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना उत्पादन करती है। औद्योगिकरण से किस प्रकार की समस्या बढ़ी? औद्योगिकरण से शिक्षा, ये तो समस्या नहीं हो सकता है। प्रदूषण की समस्या बढ़ी। बिल्कुल ऑप्शन भी आपका सही जवाब होगा।
आधुनिक उद्योगों के विकास के लिए क्या आवश्यक है? श्रम, पूंजी, तकनीक। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही होगा। सब कुछ की जरूरत होता है उद्योगों के विकास के लिए। वैश्वीकरण के कारण किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा बढ़ी? स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। बिल्कुल वैश्वीकरण वर्ड आया, आप अंतर्राष्ट्रीय वर्ड को चुनेंगे जहाँ है। भारत में सेवा क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन पढ़ते हैं। कृषि, कपड़ा उद्योग, बैंकिंग एक सेवा क्षेत्र है। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहाँ सही जवाब होगा। औद्योगिक क्रांति से शहरीकरण क्यों बढ़ा? अच्छा, क्यों बढ़ा? कृषि विकास, उद्योगों में रोजगार, शिक्षा, प्रशासन। बिल्कुल ऑप्शन भी आपका सही होगा। उद्योगों में रोजगार करने के उद्देश्य से ही गांव के लोग शहरों की ओर जाते थे, जिसके कारण शहरीकरण बढ़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कच्चा माल कहाँ से लेती है? केवल विकसित देशों से, केवल भारत से, विभिन्न देशों से। बिल्कुल जहाँ से मिले वहाँ से लिया जाता है। वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ? वैश्वीकरण से कम विकल्प नहीं, विकल्प तो बढ़े। महंगी वस्तुएं सस्ती होगी। अधिक विकल्प भी। जी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। वैश्वीकरण का सामाजिक प्रभाव क्या था? असमानता बढ़ी, समानता बढ़ी, भेदभाव समाप्त हुआ, कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो देखिए वैश्वीकरण से ना असमानता बढ़ी। यहाँ ऑप्शन आपका ये सही जवाब होगा। जब वैश्वीकरण हुआ तो इससे असमानता बढ़ी। औद्योगिक मजदूरों की समस्या क्या थी? तो उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की समस्या थी अधिक वेतन नहीं, कम कार्य नहीं। कार्य करने में वो लोग कार्य करना चाहते थे, लेकिन उनका मेन जो मुख्य समस्या थी वो थी कम मजदूरी। उनको काफ़ी कम मजदूरी दिया जाता था। ब्रिटिश शासन में शिक्षा का क्या उद्देश्य था? रोजगार, प्रशासनिक कार्य, वैज्ञानिक, सामाजिक। बिल्कुल प्रशासनिक कार्य केवल उनका उद्देश्य था, प्रशासनिक कार्य। अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम क्या बनाया? तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। आधुनिक भारत में परिवहन का सबसे बड़ा साधन क्या है? बैलगाड़ी, रेल। हाँ रेल इसका सही जवाब होगा। आधुनिक भारत में परिवहन का साधन है रेल। उपनिवेश काल में भारतीय उद्योगों को क्या नुकसान हुआ? तो उपनिवेश काल में भारतीय उद्योग संरक्षण, प्रोत्साहन, उपेक्षा, स्वतंत्र। बिल्कुल ये दोनों का ही नुकसान था। यहाँ ऑप्शन में कुछ ना कुछ कमी क्या है? अलग अलग समय में अंग्रेज या कह सकते हैं ब्रिटिश शासन के जो उच्च अधिकारी में लोग बैठे हुए थे, अलग अलग समय में ऐसे नियम लाते थे कि भारतीय लोगों को अपने कुटीर उद्योग को बंद करना पड़ता था और उन्हें अपने बिजनेस को बचाने में दिक्कत हो रहा था और उन्हें प्रोत्साहन भी नहीं मिल रहा था। अगर इस क्वेश्चन को पूछा भी है तो इसका आपको ऑप्शन ए को सही मानना है। वैश्वीकरण में किसका प्रभुत्व बढ़ा? किसान का, मजदूर का, बहुराष्ट्रीय कंपनी का। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही होगा। छोटे उद्योगों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी? श्रम, कच्चा माल, पूंजी या भूमि। भूमि भी हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक समस्या है पूंजी। आधुनिक युग में संचार का सबसे तेज माध्यम क्या है? डाक, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट। सही जवाब होगा। इंटरनेट के माध्यम से आप सेकंड भी टाइम नहीं लगता, मिली सेकंड में मैसेज पहुंच जाता है। वैश्वीकरण का भारत पर एक नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव पड़ा तकनीकी विकास नहीं, रोजगार अवसर, स्थानीय उद्योगों का दबाव। स्थानीय उद्योगों पर दबाव एक समस्या बड़ी थी। आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक स्थिरता नहीं, आर्थिक विकास। हाँ ये हो सकता है। सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक संरक्षण। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आर्थिक सुधारों का उद्देश्य था आर्थिक विकास। लास्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किसने बढ़ावा दिया? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को स्थानीय बाजार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था। वैश्वीकरण वर्ड आ गया, आप अंतर्राष्ट्रीय में जाएंगे, आप कई देशों की बात बोली जा रही है, आप ऐसे ऑप्शन को टिक करेंगे। तो लास्ट तक बनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।